नारुतो के पूरे सीरीज में हमने एक नहीं बल्कि 50 जुत्सुस देखे होंगे, जिनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ बहुत रेयर है, कुछ कम पावरफुल है और कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट कुछ रेयर जुत्सु ऐसे भी हैं जो लोग खुद बनाते हैं और उन्हें सीखना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि गिने चुने ही लोग उसे सीख पाते हैं और हमने यूज करते हुए देखा है पूरे नारुतो सीरीज में। मतलब कि कुछ ऐसे जुत्सुस जिन्हें मास्टर करना तो छोड़िए बल्कि सीखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब जुत्सुस भी कुकिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक बजाने जैसा है। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये डिश बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये म्यूजिक प्ले करना बहुत उससे भी ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये डांस फॉर्म परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसे कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई टर्म नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जुत्सुस भी कुछ उसी तरह होते हैं। कोई भी जुत्सुस परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आप प्रैक्टिस करो तो। लेकिन गाइस फिर भी नारुतो में ऐसे जुत्सुस हैं जिन्हें परफॉर्म करना नियरली इम्पॉसिबल लगता है। एंड पूरे नारुतो सीरीज में हमने सिर्फ एक या दो बंदों और बंदियों को ही देखा है इन जुत्सुस को परफॉर्म करते हुए। इसके पीछे रीजन ये है कि जुत्सुस तो नॉर्मली बहुत मुश्किल होते ही है परफॉर्म करना, बट कुछ कैटेगरीज होते हैं जुत्सुस के जिन्हें परफॉर्म करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि मेडिकल जुत्सु, गेंजुत्सु या सेंजुत्सु या फिर कोई भी अदर टाइप का केकेगन का है। अगर कोई भी जुत्सु इन कैटेगरी के अंडर आती है तो अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टॉप 10 जुत्सुस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा था हमारे कैरेक्टर्स के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 10 पे आता है 6 रेड यांग फॉर्मेशन। अब पूरे नारुतो सीरीज में हमने इसे सिर्फ दो ही बार परफॉर्म होते हुए देखा है। एक कोनोहा क्रश आर्क में जब ओरोचिमारू अपने सबऑर्डिनेट से ये परफॉर्म करवाया था, और दूसरा वॉर आर्क पार्ट 2 में जहाँ पर 4 फॉर्मर कागेज मिलकर इस जुत्सु को परफॉर्म किए थे। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जुत्सु को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए 4 कागे लेवल के लोग चाहिए रहेंगे, और ऐसे लोग जिनको अपनी चाक्रा पे बहुत ही ज्यादा परफेक्टली कंट्रोल हो। और गाइस ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेड बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये टेल बीस्ट बॉम्ब तक को रोक सकता है, वो भी मल्टीपल। ये नारुतो के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर्स में से आता है। एंड दैट्स व्हाई ये जुत्सु सीखना भी परफॉर्म करना भी दोनों बहुत ज्यादा हार्ड है। नंबर 9 पे है माइटोटिक रीजनरेशन, और ये जुत्सु सुनाडे ने बनाया था। इस जुत्सु को परफॉर्म करने के बाद इसका यूजर बेसिकली मॉर्टल बन जाता है। मेरा मतलब यह है कि जब आप इस जुत्सु को परफॉर्म करोगे तब आप अपने आप को हील कर सकते हो बिना हैंड साइंस बनाए, और आप अपने आप को इतनी जल्दी हील करोगे कि आपको कितनी भी बुरी से बुरी चोट लग जाए आपकी बॉडी उसको तुरंत हील कर लेगी। एंड दैट्स व्हाई जब तक आप इस जुत्सु के अंडर हो आपको कोई मार नहीं सकता। और आज तक हमने इस जुत्सु को सिर्फ दो ही लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा है, और दोनों ऑलमोस्ट कागे लेवल के हैं। पहला सुनाडे और दूसरा साकुरा, जिसको अपनी चाक्रा पे एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोल था। अब हाँ, लोग कहेंगे कि साकुरा कागे लेवल की नहीं है, तो मैं बरूटो वाले साकुरा की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है इज़ानामी। इज़ानामी एक गेंजुत्सु है, और जाहिर सी बात है गेंजुत्सु अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जुत्सु होते हैं। मेरा मतलब यह है कि इज़ानागी को इन्वेंट ही किया गया था इज़ानागी को डिफेंड करने के लिए, और इज़ानागी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुत्सु है जहाँ पर एक शारिंगान यूजर अपने एक शारिंगान को सैक्रिफाइस करके अपने डेथ को अल्टर कर सकता है, और इज़ानामी उसको ही प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था, जहाँ पर वो अपने एनिमी को एक ऐसे लूप में फंसा देता है जिसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक फंसा हुआ आदमी अपनी गलती को रियलाइज ना कर ले। इस जुत्सु को सीखना तो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस चाहिए, और उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक परफेक्ट लूप क्रिएट करने के लिए यूजर को बहुत दिमाग वाला होना चाहिए, जैसे अपना इताची। और ट्रस्ट में गाइस, इस जुत्सु को हमने पूरे नारुतो, इनफैक्ट बरूटो में भी सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हुए देखा है, और ये अपने इताची ने किया था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जुत्सु कितना रेयर तो है ही, बल्कि इस जुत्सु को जब इताची उचिहा समझा रहा था तो आधे से ज्यादा लोगों को ये जुत्सु समझ में भी नहीं आया होगा। इसके बाद आता है सेज मोड, जो कि एक सेंजुत्सु है। अब सेंजुत्सु भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जुत्सु है, जिसमें सेज मोड को मास्टर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट इतना मुश्किल है कि लोग इसको परफेक्टली मास्टर तक नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अपना जिराया, जो कि एक मास्टर शिनोबी था। जिराया वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड शिनोबीज में से एक आता है, लेकिन फिर भी जिराया परफेक्ट सेज मोड को अचीव नहीं कर पाया। सेज मोड को इतना ज्यादा हार्ड माना जाता है नारुतो के यूनिवर्स में कि इसको लोग सीखना भी पसंद नहीं करते हैं, और जो लोग सीख पाते हैं वो लोग परफेक्ट नहीं कर पाते। इनफैक्ट ओरोचिमारू परफेक्ट स्नेक सेज मोड को मास्टर नहीं कर पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई बरूटो में ओरोचिमारू ने मल्टीपल मिस्की बनाए, मल्टीपल क्लोन्स, जिनमें से एक मिस्की ने इस स्नेक सेज मोड को मास्टर किया। इसके बाद आता है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक, जिसको टोबिरामा ने इन्वेंट किया था, लेकिन इसको और परफेक्ट किया मिनाटो ने, और उसने इसको नाम दिया फ्लाइंग राइजिन। अब फ्लाइंग राइजिन अपने आप में ही एक इतना ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड जुत्सु है कि इसको नॉर्मली कोई भी सीखना नहीं पसंद करता या फिर सीख ही नहीं पाता। आई मीन लिटरली इसको सिर्फ 2 ही लोग परफॉर्म किए हैं, एक टोबिरामा और दूसरा मिनाटो। और जो मिनाटो वाला वर्जन है वो तो टोबिरामा भी परफॉर्म नहीं कर पाता, सिर्फ मिनाटो ही एक ऐसा बंदा है जो फ्लाइंग राइजिन को आज तक परफॉर्म कर पाया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू लर्न जुत्सु है। इनफैक्ट फ्लाइंग राइजिन एक इतना स्पेशल जुत्सु है कि इसको परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर बहुत ही लार्ज चाक्रा पूल होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों में ये होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो इसको सीखने का क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर पाते। इसके बाद आता है रशियन शूरिकेन। अब रशियन शूरिकेन को मैंने सेज मोड के ऊपर इसलिए रैंक किया कि इसको सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड जुत्सुस आने चाहिए। फॉर एग्जांपल रशियन शूरिकेन को लर्न करने के लिए नारुतो ने एक फॉरबिडन जुत्सु का यूज किया था, यानी कि मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, जो कि अपने आप में ही 90% शिनोबीज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और जो 10% परफॉर्म कर भी पाते होंगे उसके बाद भी रशियन शूरिकेन को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए आपको सेज मोड में होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सेज मोड में नहीं होगे तो आप अपने ही हाथ को परमानेंटली डैमेज कर बैठोगे। जैसे कि सुनाटे ने कहा था, अगर नारुतो इस जुत्सु को 3-4 बार और परफॉर्म करता तो उसके हाथ ही नहीं बचते हैं, लेकिन नारुतो ने एक दिमाग लगाया, वो इस जुत्सु को सेज मोड में परफॉर्म करता था, जिससे उसकी बॉडी अल्टीमेटली ज्यादा पावरफुल हो जाती और वो रशियन शूरिकेन को इजीली परफॉर्म कर पाता। इनफैक्ट रशियन शूरिकेन को सीखना ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल था कि उसने मल्टी शैडो क्लोन का यूज करके सैकड़ों नारुतो से इस जुत्सु को एक साथ सीखना स्टार्ट किया, जिससे इस जुत्सु को सीखना थोड़ा सा आसान बन गया। इसके बाद आता है पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटल जुत्सु, और इसको सिर्फ 2 ही सूचिकागे परफॉर्म कर पाए थे या फिर मास्टर कर पाए थे। इसके अलावा इसको कोई और सूचिकागे या फिर कोई और शिनोबी मास्टर भी नहीं कर पाया। ये बेसिकली एक कैके गेनकाई है, सॉरी ये बेसिकली कैके टोटा है। इसमें 3 एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, यानी कि अर्थ, विंड और फायर। इन तीनों को जब आप मिक्स करोगे तब ये जुत्सु बेसिकली बन के आएगा। इस जुत्सु में ये होता ये है कि ये जुत्सु एटॉमिक लेवल पे किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से हटा सकता है, कुछ जुजुत्सु काइसेन में गोजो के हॉलो पर्पल की तरह। और यस, इस जुत्सु को परफॉर्म करना तो छोड़िए, सीखना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद आता है 8 इनर गेट, जिसमें से 8 गेट सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और परफॉर्म करना तो छोड़िए, क्योंकि परफॉर्म करने के बाद आप मर जाओगे। अब नारुतो के यूनिवर्स में बहुत सारे लोग इनर गेट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। हमारे काकाशी भी 4th गेट तक सीख पाया था, और जो लोग इस जुत्सु को मास्टर कर पाते हैं वो मैक्सिमम 6 या 7 गेट तक पहुंच पाते हैं। 8th इनर गेट ऑलमोस्ट कोई भी नहीं सीखता, और जो सीखता है वो परफॉर्म नहीं करता। हमने सिर्फ एक बार 8 इनर गेट को परफॉर्म होता हुआ देखा है, वॉर आर्क में, जब माइट गाय ने इसे मादरा के अगेंस्ट यूज किया था। बट रॉक ली भी 8 इनर गेट नहीं सीख पाया कंप्लीटली। काकाशी भी 4 गेट पे रुक गया, और नॉर्मली बहुत सारे हाई लेवल शिनोबी 8 इनर गेट को छूते तक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अलग क्राइटेरिया है। इसके लिए आपको फिजिकली और टाई जुत्सु में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन गाइस, इसके ऊपर भी एक जुत्सु आता है, और वो है एडो टेंसे। अब जरा सोचिए, आप बिना रनेगान के किसी को जिंदा कर रहे हो। इनफैक्ट एडो टेंसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू लर्न जुत्सु है कि इसको आप नॉर्मल प्रैक्टिस से नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल ओरोचिमारू ने एडो टेंसे को सिर्फ सीखने के लिए सालों साल भर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एरर एंड ढेरों एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तब जाके ओरोचिमारू ने इन परफेक्ट एडो टेंसे बनाया। इसको बाद में काबुटो ने परफेक्ट किया, और सालों साल की मेहनत में। मतलब कि इसके लिए आपको ढेरों सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे इंसानों के, ढेरों जाने लेने पड़ेगी, ढेरों एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे सालों साल तक, तब भी ये जुत्सु परफेक्ट नहीं होता। और ये जुत्सु सीरियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट इससे भी ऊपर एक जुत्सु आता है जो कि है रीपर डेथ सील। इस जुत्सु को लिटरली सिर्फ 2 ही बंदे परफॉर्म कर पाए थे, एक मिनाटो और दूसरा ओरोचिमारू। नो डाउट ओरोचिमारू अपने आप में एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है। रीपर डेथ सील एक ऐसा जुत्सु है जिसका यूज करके आप सामने वाले की सोल को अपने अंदर सील कर सकते हो, और आप दोनों ही हेल वर्ल्ड में चले जाओगे। और सीरियसली इस जुत्सु को परफॉर्म करना बिल्कुल ही फॉरबिडन है। बट गाइस, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से इस लिस्ट में कौन सा जुत्सु किसके ऊपर आना चाहिए था? एंड आपके हिसाब से मैंने किस जुत्सु का नाम नहीं लिया और उसको इस लिस्ट में आना चाहिए था? या फिर आप किसी ऑनररी मेंशन को मेंशन करना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, आप जाइए और जुत्सुस का नाम भर दीजिए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक।